नगर शहर राजस्थान का हिमालय के पवित्र प्रांगण श्री गौशाला प्रांगण में विराजमान गौ ऋषि श्रद्धेय पथमेड़ा महाराज जी के चरणों में वंदन करता हूँ। राजस्थान गौ सेवा समिति के प्रदेश अध्यक्ष श्रद्धेय दिनेश गिरी जी के चरणों में वंदन करता हूँ। मंच पर विराजमान सभी मूर्धन्य संत वृंदों के चरणों में वंदन करता हूँ। गंगानगर शहर व आसपास के क्षेत्र से पधारे हुए सभी गौभक्त, गौशाला संचालक, संभ्रांत नागरिक बंधु, मातृशक्ति माताएं और बहनें, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार बंधु, आप सभी को सादर जय गौ माता, जय गोपाल। एक बार गौ माता के नाम का जयकारा लगाने में आप सहयोग करें। गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की, भारत माता की, भारत माता की। सादर। पौराणिक काल से गौमाता का स्थान समाज में बहुत ऊंचा रहा है। देवता, मनुष्य सभी गौ माता का सानिध्य चाहते हैं। देश की आजादी के बाद से धीरे धीरे सामाजिक व्यवस्था ने पैंतरा बदला, मशीनीकरण युग आया। व्यक्ति ने अपनी दिनचर्या में उपयोगिता के आधार पर सम्मान देना शुरू कर दिया। तभी से धीरे धीरे गौ माता को हमने खेत से निकाला, घर से निकाला और एक स्थिति आ गई, मन से निकालने की भी स्थिति आ गई। और आज पूरे प्रदेश में लाखों गौवंश निराश्रित सड़क पर आ गया। सरकार की व्यवस्थाएं भी कम पड़ने लगी। ऐसे समय में हमारे प्रदेश में श्रद्धेय रामसुखदास जी के साथ में रहकर गौ माता के प्रति सेवा का भाव बनाते हुए रामसुखदास जी के आशीर्वाद से, आग्रह पर पथमेड़ा महाराज जी ने गौ सेवा का निर्णय लेकर इस ओर 1993 में कार्य प्रारंभ किया। आप में से सबको विदित भी होगा, सर्वप्रथम 8 गौमाताएं जो कत्ल खाने जा रही थी, उन गौमाताओं से पुलिस ने छुड़ाकर महाराज जी को सुपुर्द किया और गोधाम पथमेड़ा की नींव रखी गई। और आज वट वृक्ष के रूप में गोधाम पथमेड़ा हमारे सामने है। न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश के लिए पथ प्रदर्शक का काम गोधाम पथमेड़ा द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में 1,48,000 गौवंश की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सेवा गोधाम द्वारा की जा रही है, जो अपने आप में ये आंकड़ा बहुत बड़ा है, ये संख्या बहुत बड़ी है। एक गौमाता की सेवा करने के लिए हम
अपने घर में रखने को तैयार नहीं होते हैं, 10 बार सोचते हैं। चारा महंगा है, पौष्टिक आहार महंगा है, और महाराज जी ने सतत रूप से इस काम को करने का निर्णय लिया, और उसी भावना से कार्य करते करते जब हमें ये लगा कि कोई भी काम को सुचारू रूप से करने के लिए हमें कहीं न कहीं संगठित होना आवश्यक है। मानव सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ, जब से सभ्यता शुरू हुई तब से मनुष्य ने संगठन सीखा, मनुष्य समूह में रहने लगा, कबीले में रहने लगा, धीरे धीरे सामाजिक संरचनाएं हुई, सामाजिक व्यवस्था बनी, और आज भी हम देख रहे हैं कि कोई भी सही बात को करवाने के लिए भी हमें संगठित होकर आवाज उठानी पड़ती है, तभी व्यवस्था में लगे हुए जो भी राजनीतिक अथवा अधिकारी वर्ग हैं वो उस काम को करने के लिए मजबूर होते हैं। सही काम को अकेला व्यक्ति कहीं भी जाता है तो उसकी सुनवाई नहीं होती है, और 4 व्यक्ति साथ जाते हैं तो उनको सुना जाता है। इसी बात को लेकर गौ सेवा के लिए समाज तो आगे आ ही गया था, समाज की तरफ से आर्थिक और अन्य सहयोग सतत रूप से मिल रहा था, लेकिन वो पर्याप्त नहीं होने से सड़क पर गौमाताएं आने लगी। गौशालाओं में कितनी गौमाताएं रखी जाए। आज भी आप गंगानगर जिले में भी मेरे आंकड़े के अनुसार लगभग 80 गौशालाएं चल रही हैं, हजारों गौवंश गौशालाओं में हैं, उसके विपरीत लाखों गौवंश सड़क पर भी है। 2008 में जो भी सरकार थी सत्ता में, महाराज जी ने विचार किया कि जब तक हम प्रदेश की गौशाला के संचालकों को जोड़कर बात को आगे नहीं बढ़ाएंगे, किसी भी सरकार का गौशालाओं के लिए, गौमाता के लिए संरक्षण और संपोषण के लिए कोई दायित्व नहीं बनेगा। जबकि मैं आपके सामने आंकड़े रख रहा हूं, सरकार ने जंगल बचाने के लिए, जंगली जानवरों को बचाने के लिए वाइल्ड लाइफ एक्ट बनाया है, और वाइल्ड लाइफ एक्ट में शेर से लेके खरगोश तक के जो जीव जंतु हैं उनके संरक्षण पर हमारे राजस्थान में भी 1 अरब से ज्यादा का खर्च हो रहा है, 100 करोड़ से ज्यादा का खर्च इस पर हो रहा है, जिनका उपयोग प्रत्यक्ष रूप से नहीं होकर प्रकृति के संपोषण में अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग हो रहा है। ठीक इसके विपरीत गाय का उपयोग समाज में प्रत्यक्ष रूप से है। गाय क्या है, गाय का समाज में क्या उपयोग है, हमारे दैनिक गव्यों में क्या उपयोग है, इस बात का मैं आपके सामने ब्यौरा नहीं रखना चाहता, लेकिन उन जंगल में रहने वाले जीव जंतुओं से गाय का उपयोग कई गुना अधिक है समाज में। गाय के गव्यों के बिना हमारे 16 संस्कार में से एक भी संस्कार नहीं होता है। जो सनातन धर्म में रहने वाले लोग हैं, सनातन धर्मी हैं, उनके जीवन में 16 संस्कार होते हैं, जन्म में गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत। 16 ही संस्कार में गौ गव्यों का उपयोग नितांत आवश्यक है। जब इतना सामाजिक रूप से उपयोग जीव हमारे बीच में है, उस तरफ से हम बेखबर हो रहे हैं, तो महाराज जी के सलाह पर, नेतृत्व में, मार्गदर्शन में 2008 में राजस्थान गौ सेवा समिति का प्रदेश स्तर का संगठन गठित हुआ, और गोधाम पथमेड़ा में संत महात्माओं के नेतृत्व में गौ भक्तों ने, 64 गौ भक्तों ने आमरण अनशन शुरू किया था। आमरण अनशन इस बात का था कि सरकार निराश्रित गौवंश के लिए कानून बनाए, व्यवस्था करे। 3-4 दिन तक आमरण अनशन चला, सरकार तक जिला प्रशासन के माध्यम से बात पहुंची। सरकार के प्रतिनिधि कैबिनेट मिनिस्टर प्रदीपलाल सैनी, सत्यनारायण जी, एक मंत्री जी और उनमें साथ में, और तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश जी माथुर चार्टर प्लेन से पथमेड़ा आए, गौ भक्तों से बात की, आश्वासन दिया और अनशन तुड़वाया। ठीक उसके 10 दिन बाद 2 अक्टूबर 2013 को चुनाव की घोषणा हो गई। कार्य अधूरा रह गया।
संगठन शांत नहीं रहा, चुनाव के दौरान भी संगठन का दबाव बना रहा। तत्कालीन जो भी राजनीतिक दल थे उन्होंने पूरा आश्वासन दिया, हमारी सरकार बनेगी तो हम ये काम करेंगे। 2013 में जो भी सरकार बनी, उन्होंने पहला काम राजस्थान गौ सेवा समिति के दबाव में, आग्रह पर गौपालन मंत्रालय का गठन किया। मैं ये भूमिका आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि संगठन का कितना महत्व है। आज जो गौमाता के लिए सरकारें कर रही है वो एक दिन में नहीं किया है, उसके लिए प्रयास कितना करना पड़ा वो व्यवस्था मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, ताकि हमें पता चले कि गौमाता का संरक्षण संपोषण अगर हमें ढंग से करवाना है तो सरकार अपना ध्यान दें। 2013 में गौ मंत्रालय का गठन हो गया, अलग से मंत्री बन गए, हमारा सरकार पर पुनः दबाव बना। प्रदेश अध्यक्ष मैं दिनेश गिरि जी के सानिध्य में, मार्गदर्शन में पूरे प्रदेश की गौशालाओं के संचालकों को बुलाकर हमने मीटिंग की और सरकार के सामने मांग पत्र रखा। सरकार ने आधे अधूरे मन से हमारी बात को सुना। उसके बाद भी हमने सरकार को अल्टीमेटम दिया। अगस्त 2016 में 19 अगस्त 2016 को सांगानेर की पिंजरापौल गौशाला में पूरे प्रदेश का एक संघर्ष समिति का सम्मेलन आयोजित किया। पूरे प्रदेश से मूर्धन्य संत महात्मा उस सम्मेलन में पधारे। जयपुर में हमको रैली निकालने का आदेश, अनुमति नहीं दी। गौ भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा था। सरकार के मुखिया राजेंद्र जी राठौड़, अजय सिंह किलक, दोनों ही मंत्री मंच पर मुख्यमंत्री का संदेश लेके आए और गौशालाओं को सहायता राशि देने के लिए एक समिति बनाई और समिति के साथ में राजस्थान गौ सेवा समिति के 4 प्रदेश पदाधिकारियों को सदस्य बनाया। हमने कहा हमें आप पर विश्वास नहीं, आप हमें साथ रखिए, कानून बनाइए, हम आपको सहयोग करेंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्रद्धेय दिनेश गिरि जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रघुनाथ भारती जी बाड़मेर, हमारे संगठन मंत्री रामचंद्र जी नेहरा जो आपके बीच विराजमान हैं, और स्वयं रघुनाथ सिंह, 4 व्यक्तियों की एक सदस्य कमेटी बनी। कमेटी के साथ में 4 बार मीटिंग हुई। गुलाब चंद जी कटारिया कमेटी के अध्यक्ष थे और अंत में नवंबर 23 को सरकार ने आदेश निकाला कि गौशालाओं को सहायता राशि दी जाएगी। ये कानून बनाया, गौ संरक्षण संवर्धन निधि नियम 2016, ये कानून बना। उस कानून में ये प्रावधान किया कि स्टैम्प एक्ट में संशोधन करके लेवी और सरचार्ज के रूप में 10% राशि स्टाम्प पर ली जाए और वो राशि गौशालाओं को संरक्षण के लिए, संपोषण के लिए दी जाए। ये पहला प्रयास राजस्थान गौ सेवा समिति का सीधे रूप से गौशालाओं को सहायता राशि दिलाने के लिए सफल हुआ। सरकार को हमने अब भी नहीं छोड़ा। हमने कहा निराश्रित गौवंश के लिए कुछ करिए। जो सड़क पे नर गौवंश आ गया है उसके बिना आपकी सहायता अधूरी है। चूंकि खेती के काम में मशीनीकरण हो गया, इसलिए बैल का उपयोग समाप्त सा हो गया है। नर गौवंश को कसाईयों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। ये धर्म का स्तंभ है, नंदी धर्म का दूसरा रूप है, इसका संरक्षण आवश्यक है। हमारा दबाव बढ़ता रहा, सरकार बदली, नई सरकार पे हमने पुनः दबाव बनाया, सरकार को एक तरह से मजबूर कर दिया और सरकार के गठन से ठीक 2 महीने बाद माननीय मुख्यमंत्री ने हमारी बात को माना और सहायता राशि जो 16 रुपए थी उसको 20 रुपए किया और 32 रुपए को 40 रुपए किया। यद्यपि ये राशि भी कम है, चारे के भाव आसमान को छू रहे हैं, लेकिन सरकार ने पहला कदम उठाया कि हम आपकी राशि को तत्काल बढ़ा देते हैं। इस राशि के लिए भी उन्होंने स्टाम्प एक्ट में फिर 10% सरचार्ज और लेवी के रूप में आदेश जारी किए। इसके बाद में हमारा सरकार के सामने और दबाव बढ़ा। हमने कहा अभी भी आपने नंदियों की व्यवस्था नहीं की है, इसके बिना हम नहीं मानेंगे। हमने फिर पुनः दबाव बनाने के लिए सरकार पर संघर्ष का ऐलान किया। राजस्थान गौ सेवा समिति ने पूरे प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक बुलाकर निर्णय लिया
कि यदि सरकार नंदीशालाओं के लिए कोई आदेश नहीं करती है तो हम पुनः आंदोलन करेंगे। साथियों, संघे शक्ति कलियुगे, आप सभी जानते हैं संगठन में बहुत बड़ी ताकत है। एक लकड़ी को हर आदमी तोड़ देगा, 10 लकड़ी शामिल बंधी हुई है तो तोड़ना आसान नहीं है। मैं आपसे भी अनुरोध करता हूं, गंगानगर जिले में गौशालाएं संगठित रहे, संगठित होकर आगे बढ़े, विकास का काम हो, गौशाला आत्मनिर्भर बने। समाज का सहयोग मिल रहा है, उसके बावजूद भी हम अगर संसाधन बढ़ाएंगे, गौशालाओं में आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाएंगे तो हमें समाज से सहयोग कम लेना पड़ेगा। समाज का सहयोग अन्य किसी सामाजिक विकास में खर्च होगा तो वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। इसलिए 2 बिंदु को लेकर राजस्थान गौ सेवा समिति आगे बढ़ रही है। पहला बिंदु है नंदीशालाओं का ज्यादा से ज्यादा निर्माण हो, नंदीशालाओं में रहे, उनके द्वारा किसी न किसी रूप से क्या उपयोग हो सकता है, इस पर हमने सरकार के सामने प्रस्ताव रखा। श्री पथमेड़ा महाराज जी का इस पर बहुत ज्यादा चिंतन है कि नंदी का उपयोग कैसे किया जाए। नंदी के उपयोग के लिए खूब सारे निजी तौर पे, जिनको हम सभ्य भाषा में वैज्ञानिक कहते हैं, हमारी देसी भाषा में मिस्त्री कहते हैं, खूब सारे मिस्त्री ऐसे इंजन बनाने में लगे हुए हैं जिससे नंदी के चलाने से विद्युत ऊर्जा पैदा हो। उस ऊर्जा से कुछ काम लें, रोशनी भी कर सकते हैं, आटा चक्की चला सकते हैं और कोई छोटा मोटा डीजल पंप सेट चला सकते हैं जिसमें डीजल की आवश्यकता नहीं हो। इस तरह का आविष्कार हो जिसमें नंदी का उपयोग हो, तो जो सौर ऊर्जा से आज हम काम ले रहे हैं वो काम काश्तकार अपने खेत में ट्यूबवेल पर नंदी से भी ले सके तो पुनः समाज में नंदी का उपयोग होगा। इसके लिए 4 साल पहले महाराज जी ने नंदगांव में अहमदाबाद से मिस्त्री आए थे और उन्होंने एक बैल से चालित डायनेमो लगाया था जिससे बिजली उत्पादन हो गई, बल्ब जल गए, आटा चक्की भी चल गई। लेकिन एक बैल के द्वारा पूरे दिन में 8-10 घंटे में जो विद्युत पैदा हुई वो वाइबल नहीं थी। वाइबल का मतलब जितना खर्चा नंदी के चारा पानी में आता है, एक आदमी के लिए उसका चलाने में उपयोग होता है, उतनी बिजली पैदा नहीं हुई, अर्थात वो घाटे का सौदा हो रहा था। हमने फिर सरकार के सामने ये बात रखी, उस मशीनीकरण को बताया कि आपके वैज्ञानिकों से आप अनुरोध करें कि दिन दिन नए नए आविष्कार हो रहे हैं तो इस तरफ भी वैज्ञानिक ध्यान दें तो पुनः नंदी का उपयोग हो जाएगा, तो समाज में बहुत बड़ी क्रांति होगी, नंदी का संरक्षण संपोषण हो जाएगा। इस बात पर भी हमारा सरकार पर पूरा दबाव है। इसी दौरान हमें ये लगा कि गौशालाओं को जो सहायता राशि 20 रुपए और 40 रुपए मिल रही है, ये सहायता राशि भी नगण्य है और इस सहायता राशि को प्राप्त करने के लिए गौशाला संचालकों को, यदि आपके बीच में गौशाला संचालक बैठे हैं, मेरे परिचित हैं, सुरेंद्र सिंह जी हैं, राधे राम जी हैं, इनको पता है कि अनुदान लेने के लिए कितने कानूनी अटकलें लगाई हुई है। वैसे आप सभी व्यापारी भी हैं, जीएसटी का फार्म भरने में कितनी कानूनी अड़चने हैं, वेट का फार्म पहले भरते थे कितनी समस्याएं थी, तो गौशाला का पैसा लेने में बड़ी दिक्कत आ रही थी। हमने मंत्री जी से कहा कि मंत्री जी व्यवहारिक कठिनाई सुनो। राजस्थान गौ सेवा समिति के प्रदेश पदाधिकारियों ने सरकार से जब भी वार्ता की, चाहे वो अधिकारी हैं चाहे राजनेता है, बिल्कुल कानूनी पॉइंट से टू द पॉइंट और कानून की बात की, जिसका उनके पास में कभी कोई तोड़ या कटाक्ष जवाब नहीं था। अभी जो हमने समस्या रखी, जो व्यवहारिक समस्या थी, मंत्री जी से कहा या तो हाँ कहो या हमको उसका जवाब दे दो कि वो कानून में नहीं आती है। राजस्थान में गौ संरक्षण करने वाले जो भी गौशाला संचालक, भामाशाह, दानदाता, सामाजिक कार्यकर्ता है, वो अपनी बुद्धि, अपना समय और अपना धन समाज के उपयोग में लगा रहा है। उनका निजी स्वार्थ नहीं है। अगर उनका कोई निजी स्वार्थ है तो आप बताइए। आज ये गौशाला चल रही है या जितने भी ट्रस्टी हैं, जो भी सदस्य हैं, उनका क्या स्वार्थ है? मुझे तो नहीं लगता कोई स्वार्थ हो उनका, केवल सेवा भाव है। और हम सनातन धर्म के लोग हैं, गौ माता का हमारे शास्त्रों वेदों में बहुत ऊंचा स्थान है। केवल उस भावना से प्रेरित होकर हम काम कर रहे हैं।
तो सरकार का भी दायित्व बनता है। वेलफेयर गवर्नमेंट कौन सी होती है? वेलफेयर गवर्नमेंट उसको कहते हैं लोकतंत्र में जो समाज की सभी व्यवस्थाओं के लिए जिम्मेदार है। किसी भी समस्या के लिए, चाहे गली में कचरा पड़ा है, चाहे कुत्ता मर गया है, चाहे बड़े से बड़े धर्म का काम करना है, सब काम सरकार को करना है, क्योंकि शासन व्यवस्था उसके हाथ में है। सरकार टैक्स लेती है, इनकम टैक्स लेती है, हमारे ऊपर उनके कानून लागू है, तो उनकी व्यवस्था और सहायता देना भी उन्हीं का दायित्व है। तो इस व्यवहारिक कठिनाई के लिए हमने मंत्री से कहा या तो हाँ कहो ना कहो। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम मिले, मुख्यमंत्री जी की सहृदयता और व्यवहारिक बात इतनी थी कि हमारी बात को तर्क के साथ उन्होंने धैर्यपूर्वक सुना और माननीय मंत्री से कहा कि आप इनकी बात को सुन के कानून के तहत जो हम काम कर सकते वो करिए। जो काम कानून में नहीं आ रहे थे उनके लिए गौ संरक्षण संवर्धन निधि नियम 2016 में संशोधन किया और संशोधन करके उसके आदेश अभी 4 दिन पहले जारी हुए। जब राजस्थान वेद लक्षणा गौ संदेश यात्रा का शुभारंभ हुआ तो अधिकारियों को लगा कि अब ये शहर शहर में जा रहे हैं और गौमाता के गौशालाओं की बात करेंगे, तो हमारे आदेश जारी हो गए हैं। इस आदेश को संक्षेप में आपके सामने रख रहा हूं। जो व्यवहारिक कठिनाई थी उसमें उन्होंने सुधार किया है। 200 गौमाताएं जिस गौशाला में संरक्षित संपोषित हो रही थी उस संख्या को घटाकर उन्होंने 100 कर दिया है। 100 गौमाताएं जिस गौशाला में हैं उसको सहायता राशि सरकार देगी 1 जनवरी से 2022 से। गौशाला का पंजीयन होने के 2 साल पश्चात वो गौशाला सहायता राशि लेने के लिए अधिकृत होती थी, उसको घटा करके 1 साल कर दिया है। 1 साल पुरानी गौशाला होगी उसको सहायता राशि मिलेगी। गौशालाओं को सहायता राशि के लिए बिल 3 महीने के बिल पेश करने पड़ते थे। बिल के साथ कांटा पर्ची, यानी जो ट्रक ट्रैक्टर आपका आया है उसको तोलाना पड़ता था, जो धर्म कांटा होता है वहां तुलई करानी पड़ती थी। ये भी एक व्यवहारिक कठिनाई थी कि श्री गौशाला को गंगानगर से किसी काश्तकार ने ट्रोली 2 ट्रोली चारा दिया है और कांटा 30 किलोमीटर दूर बना हुआ है, तो वो ट्रैक्टर वहां जाता था, तुलई करके आता था, तब जाके वो ट्रैक्टर का बिल मान्य होता था। इस कठिनाई को हटाने के लिए कांटा पर्ची का प्रावधान हटा दिया है। बिल भी पेश करने की जरूरत नहीं है। बिल केवल आपको इकजाई सूची बनानी है, क्रम संख्या, तारीख, बिल की राशि, बिल का दिनांक और पेमेंट कितना, चारा कितना, ये एक परफॉर्मा बना हुआ है। उसमें आपको वो सूची जॉइंट डायरेक्टर के कार्यालय में पेश करनी है। इसके अलावा आपको स्टॉक रजिस्टर यानी प्रपत्र 5 गौशाला संचालक जानकारी रखते हैं। गायों का स्टॉक रजिस्टर है कि आपके पास कितना गौवंश के, उनका रंग कैसा है, सींग कैसे है, पूंछ कैसी है, हाइट क्या है, वो स्टॉक रजिस्टर की पूरी कॉपी पेश करनी पड़ती थी और रोकड़ भाई कैश बुक की कॉपी उससे छूट दे दी है, अब उसको पेश करने की जरूरत नहीं है। ये सब रिकॉर्ड आपको रखना होगा। जब भी ऑडिट आएगी तब उसका जांच होगी, इंस्पेक्शन होगा। अनुदान के लिए उसको देने की हमें जरूरत नहीं है। पौष्टिक आहार जो हम खरीदते हैं उसमें बाध्यता थी कि आप राजफेड से अथवा सरस से ही खरीद सकते हैं गौशाला के लिए। यहाँ श्री गौशाला वाले संचालक भी विराजे होंगे। इसकी बाध्यता को समाप्त कर दिया है। अभी अनुदान अवधि में अगर आप पौष्टिक आहार खरीदते हैं तो कहीं से भी ले सकते हैं आपकी सुविधा अनुसार। उसका बिल का भुगतान भी आपको चारे के साथ में मिलेगा। ये बाध्यता भी समाप्त कर दी है। इस प्रकार से व्यवहारिक कठिनाई जो हमारे सामने गौशाला संचालकों ने रखी थी, हमने पूरा प्रयास करके उसमें सुधार करवाया है। नंदीशाला के लिए जो मैंने पहले आपसे बात कही थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि हम कुछ करेंगे, करते करते 1 साल में हमने प्रयास किया कि या तो इनका कुछ करें, नहीं तो हम आंदोलन की ओर अग्रसर होते, नंदियों को कलेक्ट्रेट में घुसा देंगे। ये हमारा ऐलान था। ठीक 2 महीने पहले गौपालन मंत्री जी ने घोषणा की है कि प्रदेश में प्रत्येक पंचायत समिति में एक नंदीशाला सरकार की सहायता से खोली जाएगी और इस नंदीशाला के लिए 1 करोड़ और 57 लाख रुपए सहायता राशि
निर्माण कार्य के लिए देय होगी। अनुदान 9 महीने का मिलेगा। जिस दिन से आप नंदीशाला में प्रवेश कराएंगे उसी दिन से आपका अनुदान शुरू होगा। अलग से कोई रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। गौशाला जिसकी वो शाखा के रूप में काम करेगा उस रजिस्ट्रेशन पर ही आपको सहायता राशि मिलेगी। ये आदेश हमने प्रयास करके सरकार पर दबाव बना के आदेश जारी करवाए और शायद राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे देश में पहली बार सरकार ने आदेश जारी करके गौशालाओं पे भरोसा जताया है। गौशाला एक सामाजिक संगठन है, सरकार का विभाग नहीं है। 1.5 करोड़ से ज्यादा की राशि गौशाला पे विश्वास करके मुख्यमंत्री जी ने दी है, अन्यथा ये राशि पीडब्ल्यूडी के एजेंसी को जाती अथवा पंचायत समिति अथवा नगर परिषद की एजेंसी को जाती। हमने कहा कि वो काम नहीं करेंगे तो तथाकथित बहुत सारी व्यवस्थाओं में व्यवधान रहेगा। इसलिए यदि आपको काम करना है तो हमारे पर विश्वास करो, राजस्थान गौ सेवा समिति पर विश्वास करो और ये राशि गौशालाओं को दीजिए। हम आपको 1 रुपए का काम 12 आना में करके दिखाएंगे। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि नंदीशाला कोई गौशाला शुरू की जाती है, काम बहुत अच्छा कराना है, साफ सुथरा कराना है, ताकि गौशाला का पूरे राजस्थान में सरकार के समक्ष एक अच्छा मैसेज जाए, अच्छा संदेश जाए। ये हमारा प्रयास होना चाहिए। तो गौशाला के लिए अगर नंदीशाला बनानी है तो आपको एक रिटायर्ड एईएन अथवा जेईएन को कुछ समय के लिए एंगेज रखना है ताकि वो टेक्निकल सहयोग आपको दे सके। केवल ये बाध्यता है और कोई बाध्यता नहीं है। तो ये प्रयास राजस्थान गौ सेवा समिति ने किए और आज राजस्थान गौ सेवा समिति इस वेद लक्षणा गौ संदेश यात्रा की आयोजित करने वाली है, प्रायोजित संस्था है, जिसके नेतृत्व में, जिसके सानिध्य में, सदैव संतों के सानिध्य में, गौ ऋषि जी के पथमेड़ा महाराज जी के मार्गदर्शन में पूरे प्रदेश के सभी जिलों में हमें जाना है। लेकिन प्रथम चरण में वो 10 जिलों का चयन हुआ है जिनके पास में प्रदेश में सबसे ज्यादा गौवंश और गौशालाएं संचालित हो रही है। पहले हमने आपके बीच में आना समझा उचित। हम आपसे ये अनुरोध करते हैं, प्रबुद्ध नागरिक यद्यपि संख्या में आज कम है, लेकिन शक्तिवान अगर मनुष्य हैं, कुछ कर गुजरने की तमन्ना लिए हुए मनुष्य है तो भगत सिंह जैसे एक भी काफी है। इस काम को आगे बढ़ाने के लिए आप भी बहुत है और हमें ये पूरा विश्वास है कि गौशालाएं संरक्षित, संपोषित अच्छे ढंग से हो। और आप सबका सहयोग तो हम ये चाहते हैं कि सड़क पर निराश्रित गौ माताएं और नंदी जो हैं उनका संरक्षण जल्दी से जल्दी जहां कहीं भी हो। इसमें आपकी महती भूमिका, आर्थिक सहयोग, आपका मार्गदर्शन समाज को दीजिए, गौशालाओं को दीजिए और इस काम को आगे लाइए। गाय का महत्व मैं आपको नहीं बताना चाहता। गाय का महत्व आप सब समझ रहे हैं। गाय सृष्टि में नहीं रही तो मानव सभ्यता का रहना भी दुर्भर है। इसका पूरा विश्लेषण महाराज जी आपके समक्ष रखेंगे। समय की कमी है। मेरी वाणी को संतों के चरणों में विराम देता हूं और पुनः आपसे अनुरोध करता हूं, गाय से हम दूर नहीं हैं, गाय से हमें दूर नहीं जाना है। गाय के गवियों का